देखें कि जो अकाउंटिंग इक्वेशंस होती है ना जी, अकाउंटिंग इक्वेशन से मुराद क्या है कि आपके जो डेबिट और क्रेडिट के हवाले से अगर आपने काम करना है, उस पे वर्किंग करनी है, आपने कोई ट्रांज़ैक्शन करनी है, ठीक है? जब भी आप कोई जर्नल एंट्री बनाने लगते हैं, तो फिर सबसे पहले आपने ज़हन के अंदर ये रखना है कि आपके जो बोथ साइड्स हैं, ट्रांज़ैक्शंस की दोनों साइड्स आपके बराबर होनी चाहिए। अब वो बोथ साइड्स जो है वो किस चीज़ को शो कर रही होती है? दोनों साइड्स होती हैं ट्रांज़ैक्शन की, वो आपकी किस चीज़ को शो कर रही होती हैं? वो आपकी इस इक्वेशन को शो कर रही होती हैं। ये इस इक्वेशन को वो शो कर रही होती हैं और वो इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी। यानी कि जितने भी आपके एसेट्स हैं, कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, वो बराबर होने चाहिए कितने जितनी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, जितनी आपकी ज़िम्मेवारियाँ हैं, जितने आपने पेएबल्स हैं, जितने आपने लोन लिए हुए हैं, उनको आपने पे करना है, जितने आपने यानी कि जो आपके अदर पेमेंट्स हैं, आपने उनको पे करना है, ठीक है? उनको और प्लस जो ओनर इक्विटी है, जो आपका जो ओनर्स आपके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं बिज़नेस के अंदर, उनको जब आप इकट्ठा करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा? आपके एसेट्स के बराबर होगा। अब आप जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन करेंगे, तो आपने ये देखना है कि ये जो जो आपकी इक्वेशन है, ये आपकी बैलेंस रहे, ठीक है? अच्छा, इसलिए मैं बिल्कुल शुरू से लेकर चल रहा हूँ ताकि ये आपको बेसिक भी आपको जिनको नहीं पता, उनके बेसिक कांसेप्ट भी क्लियर हो जाएँ, ठीक है? अच्छा, ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ और इक्विटी है, जब भी आप कोई ट्रांज़ैक्शन करेंगे, तो आपने ट्रांज़ैक्शन इस तरीके से करनी है कि आपके पास ये इक्वेशन बराबर रहे, ठीक है? अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ली कि एक बिज़नेस स्टार्ट हुआ, एक नया बिज़नेस स्टार्ट हुआ, एक्स वाई ज़ेड एक पर्टिकुलर पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और उसने कैश इन्वेस्ट किया बिज़नेस के अंदर। उसने कहा जी मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैंने इसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे, हमने क्या करना है, एक बिज़नेस स्टार्ट, ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए कहा कि बिज़नेस स्टार्ट जब करेंगे, तो क्या करेंगे, आपके एसेट्स मिसाल के तौर पर कैश है वो, कैश आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और ओनर इक्विटी यहाँ पर आपके पास आ जाएगी कि कौन कर रहा है इन्वेस्टमेंट? आपका जो ओनर है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने से? 5 लाख रुपए से। ठीक है? ये आपकी स्टार्ट बिज़नेस की जो स्टार्ट है, उसकी एंट्री आपके पास आ गई। अब उसके पास क्या है, उसके पास उसने क्या किया, परचेज़ ऑफ बिल्डिंग, ठीक है? उस बंदे ने एक्स वाई ज़ेड ने क्या किया, बिल्डिंग को परचेज़ किया, उन्हीं पैसों से। अब जब उन्हीं पैसों से परचेज़ किया तो क्या कितने से परचेज़ किया, 3 लाख रुपए से उसने बिल्डिंग को परचेज़ किया, ठीक है? अब वो बिल्डिंग के खाते में कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए, और कैश कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए से कम हो जाएगा। अब देखिए कैश कितना था आपके पास, 5 लाख रुपए थे। 3 लाख की आपकी उसने बिल्डिंग परचेज़ कर ली, बाकी कितने रह गए, 2 लाख रुपए, और यहाँ पर जो आपकी ओनर इक्विटी है वो एज़ इट इज़ रह गई। वो 5 लाख की ओनर इक्विटी आपके पास वैसे की वैसे रह गई। अब आप ये देखें, ये एंट्री यहाँ पर करने का मकसद ये था कि आपको ये समझाना था कि भले ही आप इक्वेशन की एक साइड पर आप काम करें, ठीक है? अब एक साइड से मुराद क्या है? आपने सिर्फ़ एसेट्स को टच किया है, आपने ना लायबिलिटीज़ को टच किया है, ना ही ओनर इक्विटी को टच किया है। आपके पास ओनर इक्विटी भी वैसे की वैसे रह गई है। लायबिलिटीज़ आपने अभी तक किसी को आपने कोई पे नहीं करना, ठीक है? लेकिन आपने क्या किया? आपने बिल्डिंग परचेज़ की है। अब बिल्डिंग भी और कैश भी दोनों क्या हैं? आपके पास एसेट्स हैं। ठीक है? अब एक एसेट आपका कम हो रहा है और दूसरा एसेट आपके पास बढ़ रहा है, ठीक है? जो एसेट कम हो रहा है वो क्या है? वो कैश है। तो कितने से कम हो रहा है? 5 लाख से वो कितना हो गया? 2 लाख हो गया, यानी कि 3 लाख रुपए से आपका एसेट, एक एसेट कम हो रहा है और उसी 3 लाख से आपका दूसरा एसेट बढ़ रहा है। तो इक्वेशन क्या हो गई? बराबर हो गई। इधर भी 5 लाख हो गए, इधर भी 5 लाख हो गए। ठीक है? अब इसको मज़ीद समझाने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर आपको एक और एंट्री कर दी कि क्या किया, फर्नीचर को उसने परचेज़ किया। एक्स वाई ज़ेड ने फर्नीचर को परचेज़ किया। अब वो भी उसने क्या किया, कैश में परचेज़ किया। अब 50,000 से उसने फर्नीचर को परचेज़ किया। अब ये फर्नीचर क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? ये एसेट है।
ठीक है। अब 50,000 से परचेज़ किया मतलब 50,000 रुपए यहाँ पर फर्नीचर के हेड में आ जाएगा और 2 लाख रुपए जो हमारे पास कैश था उसमें से 50,000 माइनस होके 1.5 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखिए ये जो 3 लाख रुपए है और ये जो 5 लाख रुपए है ये एज़ इट इज़ रह जाएँगे। ठीक है? ये 3 लाख रुपए और ये 5 लाख रुपए एज़ इट इज़ रह जाएँगे। अब आप दोबारा देखें इक्वेशन की जो ये वाली साइड है ये कितनी होगी 1.5 लाख और ये 50,000 2 लाख और ये 3 लाख जमा होकर 5 लाख हो जाएँगे और इधर भी क्वेश्चन की दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा 5 लाख आपके पास पूरा हो जाएगा। ठीक है? समझ आ गई बात? अब उसके बाद क्या किया परचेज़ ऑन क्रेडिट। फर्नीचर को उससे परचेज़ किया किस पर? क्रेडिट पर परचेज़ किया। ठीक है? अब क्रेडिट पर परचेज़ किया तो आपके पास क्या हुआ? लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ने से मुराद क्या हो गया? आपके पास 30,000 रुपया आपके पास लायबिलिटी का आ गया यहाँ पर। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने पूरी नहीं की। चलिए इसको कर लेते हैं, अभी पूरा कर लेते हैं। ठीक है? ये आपके पास लायबिलिटी क्रिएट हो गई। आपने 30,000 रुपए का उधार फर्नीचर ले लिया। 5 लाख रुपए आपके पास ओनर इक्विटी में वैसे के वैसे रह गए। अब देखिए 50,000 का पहले फर्नीचर था और 30,000 का अब आपके पास और फर्नीचर आ गया। टोटल कितना हो गया आपके पास? 80,000 ठीक है? और बाकी जो ये 3 लाख है, ये वैसे का वैसे रह जाएगा और जो ये 1.5 लाख है, ये भी वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है? समझ आ गई सबको? बहुत ही सिंपल है, कोई भी अब देखिए इनको जब आप जमा करेंगे एसेट्स वाली साइड को, तो ये कितना हो जाएगा 5,30,000 और ये भी कितना हो जाएगा 5,30,000। इसमें ये है कि मैंने आपको तकरीबन जितनी भी यानी कि लायबिलिटीज़ को भी टच कर लिया और इक्विटी को भी और एसेट्स को भी हमने कमी-बेशी करके देख ली है। ठीक है? वो ये किया था कि हमने कैश पर ट्रांज़ैक्शंस की थी। हमारे पास कैश आया था, हमने बिज़नेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से कैश हमारे पास था, हमने बिज़नेस को कैश दिया, हमारे एसेट बढ़ गए 5 लाख से और हमारे पास ओनर इक्विटी आ गई। अब जो ये वाली एंट्री है इसमें क्या किया हमने उधार पर, क्रेडिट पर हमने फर्नीचर को परचेज़ किया है और कितने का परचेज़ किया 30,000 से हमने फर्नीचर को उधार पर परचेज़ किया है। अब जो लायबिलिटी है वो हमारी बढ़ गई। ठीक है, 30,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई और फर्नीचर ऑलरेडी हमारे पास कितने का था? 50,000 का था। तो 30,000 का हमने फर्नीचर और लिया। यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए 30,000 का हमने फर्नीचर और लिया। ये वाला फर्नीचर जो हमने उधार लिया था वो 30,000 का मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये टोटल कितना हो जाएगा? 50,000 और 30,000 कितना हो जाएगा? 80,000 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह एसेट हमारे फर्नीचर के हवाले से कितने हो गए? 80,000 के हो गए। बिल्डिंग हमारी 3 लाख की हो गई और कैश जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा था 1.5 लाख का, वो एज़ इट इज़ हमारे पास रह गया। अब इन सबको जब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5,30,000 और ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 5,30,000 की मीन्स दोनों साइड्स आपकी बराबर हो गई। 30,000 वाली जो लास्ट वाली एंट्री है मैंने आपको बताया उसने उधार पे लिए हैं। ठीक है, जो उधार लिया है ज़ाहिर बात है फर्नीचर का जो उधार है वो उसने पे तो करना है ना बाद में, तो उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो उस वो वहाँ से 30,000 रुपए आए हैं। मौजूद होता है, लेकिन जो बिज़नेसमैन होते हैं वो बैंक से और मुख्तलिफ जगहों से लोन्स लेते रहते हैं और अपनी जो इन्वेंटरी है, वो भी लोन पर लेते रहते हैं। इसमें ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए था और आपको ये पता भी हो कि भई अगर बिज़नेसमैन के पास अगर कैश है भी सही, तो फिर भी वो इस तरह के काम करते रहते हैं। अब यहाँ तक ये बात होगी, अब आपको ये बात समझ आ गई कि जो भी आपने ट्रांज़ैक्शन करनी है, वो क्या होगी? वो इस तरीके से आपने करनी है कि वो अनबैलेंस ना हो। आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी अनबैलेंस ना हो, भले आप एसेट्स की साइड पर करें, भले आप दोनों ही ट्रांज़ैक्शंस लिएबिलिटीज़ वाली साइड पर करें। अच्छा, अब पहले क्या होता था सिंगल एंट्री सिस्टम होता था। अब उसमें सिर्फ़ एक एंट्री की जाती थी, दूसरी एंट्री नहीं की जाती थी। जैसे उसने कैश रिसीव लिया, तो कैश का वाउचर उसने बना लिया। अब कहाँ से कैश है, किस तरीके से आया है, उसको कहाँ पर रखा है, इस बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। फिर हुई डबल एंट्री सिस्टम। अब उस सिस्टम में मैं नहीं जाना चाह रहा, तो उस पे फिर लंबा काम हो जाएगा। जो हमारे से रिलेटेड है, अब मैं उस तरफ आता हूँ।
अब देखिए हमारे पास डबल इंट्री सिस्टम के तहत क्या है, 2 चीज़ें हमारे पास। एक है हमारे पास डेबिट और दूसरी है हमारे पास क्रेडिट, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि अक्सर आप सब लोगों की उम्मीद है कि बैंक अकाउंट्स होंगे, तो आप क्या कहते हैं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे क्रेडिट हैं, ठीक है? मेरे अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट हैं, यानी कि मैंने कितने पैसे आपसे लेने हैं। बैंक से, बैंक के अंदर आपका क्रेडिट बैलेंस है और आप उनसे पैसे ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये जो मैंने एक यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, वो क्या लिखा है कि व्हाट कम्स इन विल बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एंट्री। अगर आपके पास कोई चीज़ आ रही है, तो क्या करेंगे आप डेबिट साइड पर लिखेंगे और जो चीज़ आपके पास से जा रही होगी, वो क्या करेंगे, वो आप क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटी-सी मिसाल ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर आपने कैश सेल किया। सेल किया कैश पर। आपकी कोई इन्वेंटरी थी, कोई स्टॉक आपके पास पड़ा था, कोई मोटरसाइकिल पड़ी थी, उसको आपने क्या किया कैश पर सेल कर दिया। कितने से मिसाल 50,000 से आपने कैश पर उसको सेल कर दिया। अब जब 50,000 से आपने उसको सेल किया है, तो जो आपके पास आया क्या है आपके पास? कैश। आपके पास क्या रिसीव हुआ है? कैश रिसीव हुआ है। और आपके पास गया क्या आपके पास से मोटरसाइकिल गई है, यानी कि सेल आपकी हुई है। तो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी? ये एक छोटी-सी एंट्री मैंने आपको करके दिखा दी और ये सेल से रिलेटेड मैंने करके दिखाई ताकि आगे जो क्वेश्चन हमने करना है वो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाए। ठीक है? क्या है यहाँ पर पॉइंट कि जो चीज़ आपके पास आ रही होगी आपने उसको डेबिट करना है नॉर्मली तौर पर। ठीक है? और जो चीज़ आपके पास से जा रही होगी उसको आपने क्रेडिट कर देना है, ठीक है? अब आप आ जाएँ कि नॉर्मली तौर पर जब एसेट्स इंक्रीज़ होंगे, अब देखें ये यहाँ पर क्या है, इसी क्वेश्चन को आपने ज़हन में रखना है, एसेट्स, लायबिलिटीज़, ओनर इक्विटी, ठीक है? और अब आपने साथ में इस रूल को भी ज़हन में रखना है, जो ये वाला रूल है हमारे पास, इसको, ठीक है? और जो ये एंट्री की है हमने और जो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आपने इन तीनों चीज़ों को ज़हन में रखना है, ठीक है? अब इन तीनों चीज़ों को ज़हन में रख के अब हम एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू हमारे पास क्या इन्वॉल्व हो होता है, जो भी हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं, या एसेट्स के हवाले से करेंगे, या लायबिलिटीज़ के हवाले से करेंगे, या एक्सपेंडिचर के हवाले से करेंगे, या फिर रेवेन्यू के हवाले से करेंगे। इसलिए मैंने इन चारों के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, एसेट्स जब इंक्रीज़ होंगे, क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है। जस्ट लाइक अभी आप स्क्रीन देख रहे होंगे, तो सबके साथ ही उम्मीद तो यही है कि जो ये वाली साइड होगी देखने में सबकी, वो लेफ्ट साइड होगी और उम्मीद यही है कि ये वाली राइट साइड ही होगी, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अब आपने इन बातों को ज़हन में रखकर एसेट का जब इंक्रीज होंगे, एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, आपने उसको लेफ्ट साइड पर लिखना है। देखें कैश क्या है हमारे पास, एसेट, कैश क्या है, एसेट। वो जब भी इंक्रीज होगा आपने उसको क्या करना है, लेफ्ट साइड पर आपने उसको लिखना है। देखिए हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमने सेल की, कैश सेल की, तो हमने क्या लिखा, कैश को हमने लेफ्ट साइड पर लिखा और वो कहाँ पर आ गया, डेबिट, ठीक है? और जो चीज अगर यही हमारे पास डिक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे, हम उसको राइट साइड पर लिख देंगे। जिस 10 लाख सेल हमने की है और सेल में हमारे पास क्या हुआ था, मिसाल के तौर पर हमने कार सेल 50,000 की सस्ते में दे दी है, सेल लगी हुई थी, ठीक है? अब ये हमारे पास कार क्या थी, ये भी हमारी इन्वेंट्री थी ना, इन्वेंट्री थी, स्टॉक थी हमारे पास, स्टॉक में हमारे पास चीज में हमारा एसेट थी, तो वो क्या हुआ, डिक्रीज डिक्रीज में तो क्या हो गया, 50,000 हमारे पास क्रेडिट साइड पर आ, ठीक है? इसी तरह जो जब लायबिलिटीज हैं, जब एसेट्स हैं, जो बिल्कुल इसके उलट हो जाएगी, लायबिलिटीज एसेट के बिल्कुल उलट हो जाएगी। इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, राइट साइड पर आ जाएंगी, डिक्रीज होंगी तो लेफ्ट साइड पर। इसी तरह एक्सपेंडिचर है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा तो लेफ्ट साइड पर यानी कि डेबिट साइड पर होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पर। इसी तरह रेवेन्यू है हमारे पास, जो आमदनी है, वो जब इंक्रीज होगी तो राइट साइड पर होगी और जब डिक्रीज होगी तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर, ठीक है? अब आपने ये जो रूल्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और याद ये नहीं करना कि इस सेंस में कि भाई आंखें बंद की और रट्टा लगाना
शुरू। कतई ऐसा नहीं करना, आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। अच्छा, इनमें से अगर किसी ने कोई बात पूछी तो मुझसे पूछ ले, ताकि फिर हम जैसे मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारा है और ये मैंने एक लेजर अकाउंट भी यहाँ पर बना दिया है, ताकि फिर हम इसी को लेकर हम आगे क्वेश्चन भी इसको सॉल्व करें। इससे कोई बात पूछनी है यहाँ से मुझसे पूछ लें। हाँ जी, बिल्कुल जनरल के फॉर्म में बनते हैं। हाँ जी, ये एहसन अली ने शेयर की है, लेकिन आई डोंट नो ये क्या है, क्यों शेयर की है, क्या है, देख लें। हाँ जी, ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, अच्छी बात है। चलें, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जो पहला हमारा टॉपिक था वो था सेल्स के वाले। अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर पूरी एंट्रीज लिख दी हैं और इन एंट्रीज को हमने करने किस तरीके से है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और साथ में मैंने एक लेजर अकाउंट भी बना दिया है, ताकि आपको जो लेजर अकाउंट बनाने में जो डिफिकल्टी थी वो ना रहे और आपको इजीली अंडरस्टैंड। अब देखिए, पहली एंट्री क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो भी कॉलम बनेगा उसमें डेट भी आएगी, जर्नल फोलियो भी आ जाएगा, ये डेबिट क्रेडिट भी यहाँ पर आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको सिंपल आपको समझाने के लिए लिखा है। अदरवाइज अगर आप पूरा जब स्केच बनाएंगे तो यहाँ पर आपने डेट भी लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डेबिट क्रेडिट आना है, जनरल फोलियो नंबर भी आना है, फोलियो मींस पेज नंबर, ठीक है, लेजर पेज नंबर भी आना है यहाँ पर, और लेजर पर इसका पेज नंबर, जनरल का पेज नंबर भी यहाँ पर आना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन की जगह होती है, नरेशन जिसको आप कहते हैं, वो भी हमें होती है, क्या काम हुआ। और नरेशन क्या है, नरेशन यही होती है, क्या है कि सोल्ड मर्चेंडाइज टू आसिफ कंपनी ऑन 30 डेज क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹20,000। अब देखिए, ये इंतहाई सिंपल आपके पास ही है, इसका कोई इशू नहीं है। अगर क्रेडिट के वाले से वो कहता कि उसको 10% डिस्काउंट पर दिया है, तो फिर हम उसको डिस्काउंट का फैक्टर भी साथ यूज करते। अभी यहाँ पर डिस्काउंट का फैक्टर उसने नहीं कहा, उसने कहा जस्ट हमने क्रेडिट पर दिया है। ठीक है, चूंकि हम क्रेडिट का जो सेल जर्नल हम बना रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पर उसने क्रेडिट का जिक्र आपको कर दिया है। अब एंट्री क्या है, एंट्री ये है कि उसने अपनी कोई मर्चेंडाइज थी, उसने कोई तिजारत वो करता था, कोई जो कोई इन्वेंट्री थी उसके पास, उसने क्या किया, उसने आसिफ एंड कंपनी को सेल कर दिया है। ठीक है, कितने से, 20,000 के। अब देखें, आसिफ एंड कंपनी को हमने डेबिट कर देना है, क्योंकि आसिफ एंड कंपनी से हमने पैसे लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेल्स क्या कर देनी है, हमने क्रेडिट कर देनी है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था सेल्स से पहले शो का हमारे पास क्रेडिट होगा, जो चीज है कि हमारे पास वो क्या होगी, वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो आसिफ एंड कंपनी को हमने डेबिट कर दिया और सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। इसी तरह सोल्ड मर्चेंडाइज टू फ्रीद एंड सन ऑन 15 डेज क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹15,000। तो फ्रीद एंड सन्स को क्या किया, फ्रीद सन को डेबिट कर दिया, कितने से, 15,000 से, जो यहाँ पर उन्होंने हमें अमाउंट बताई थी, और उसी तरह सेल्स हमें क्रेडिट कर दी, कितने से, 15,000। ठीक है, इसी तरह गुड सेल की किसको, आजम एंड सन को। अब आप देखिए, जिस जिस कंपनी को हम सेल करते जा रहे हैं, उन उन्हीं का नाम हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, और जो सेल का एक अकाउंट है वो एक कॉमन है, सेल्स हमारे पास हो रही है और उसको हम क्रेडिट करते जा रहे हैं। अच्छा, जब ये है हमारे पास जर्नल एंट्री, तो जो जो एंट्रीज हमारे पास होती जाएगी हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब इसी तरह जब हमारे पास, जब हम इसको लेजर बनाएंगे, तो लेजर के अंदर हमने क्या करना है, हम इन तमाम लोगों का, आसिफ का, फरीद का, आजम का, और जितने भी और अदर हमारे पास आएंगे या सेल्स हमारे पास आएगी, हमने उनका लेजर अलग से हमने बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, फरीद को हमने सेल की कितने से, 10,000 से। आजम एंड सन को सेल की 18,000 से। इस पर फिर एक और हमारे पास कंपनी आ गई, आरिफ एंड कंपनी, उसको 6800 से सेल की। उसके बाद आजम एंड सन्स को हमने 15,000 से हमने उसको सेल कर। ठीक है, अब ये एंट्रीज यहाँ पर हमने कर ली पास। अच्छा, उसके बाद आखिरी एंट्री हमारे पास क्या थी, सोल्ड गुड एट प्राइस 8,000 ऑन कैश। ठीक है, जो लास्ट में मैंने आपको बताया था, चूंकि हमने स्पेशल कर रहे थे, तो हमने कैश वाला हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करना, क्रेडिट सेल का जो हम कर रहे थे, लेजर बना रहे थे, लेकिन चूंकि उसने हमें दी है तो हम उसको एक एंट्री यहाँ पर पास कर देते हैं, कैश डेबिट हो जाएगा हमारे पास, और सेल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी 8,000। ठीक है, ये एंट्रियां यहाँ पर हमने सारी एंट्रीज कर ली। अब उसके बाद हमने बनाना है लेजर। अब हमने सबसे पहले हर किसी का अलग अलग से लेजर बनाना है। देखिए, लेजर जो भी बुक होगी हमारे पास, लेजर बुक, उसको हमने अलग अलग ही बनाना होता है। हर कंपनी का, हर बैंक का, हर पार्टी का, हर ट्रांजैक्शन का, हर सेल्स भी है, परचेज भी है, हर चीज का अलग से एक
लेजर अकाउंट होगा। अब लेजर अकाउंट में क्या होगा, एक साइड हमारे पास डेबिट होगी और दूसरी साइड हमारे पास क्रेडिट होगी, ठीक है। अब हमने क्या बना रहे हैं, अब हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं किसका, आसिफ एंड कंपनी, ठीक है। अब देखिए हमने जितनी भी एंट्रीज यहाँ पर, जो एंट्रीज हमने पास, जो भी ट्रांजेक्शन हमने की हैं, उसमें देखें आसिफ एंड कंपनी का नाम कहाँ कहाँ पर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आसिफ एंड कंपनी का नाम आ रहा है और आसिफ एंड कंपनी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। इस चीज को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। जिनको प्रीवियस जो है बैकग्राउंड उनका अकाउंट्स का नहीं है, तो क्या करना है, वो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, ठीक है। अब डेबिट किस वजह से हो रही है आसिफ एंड कंपनी, इस वजह से, किसकी, सेल की वजह से वो डेबिट हो रही। तो हमने क्या करना है, आसिफ एंड कंपनी का जो लेजर है उसमें हमने उसको डेबिट साइड पर, ठीक है, रेफरेंस लिख लें, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख लें, जो भी आप लिख, ठीक है। मैं हमें आपकी बुक में रेफरेंस लिखा हुआ था तो शायद मैंने भी इस वजह से, बाकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिखा जा सकता है, आगे एक और कॉलम भी बन सकता है, उसमें लेजर पोर्टफोलियो नंबर भी आ सकता है, आपका वोचर नंबर भी आ सकता है, आगे एक दो कॉलम और भी बन सकते हैं। ये कंपनी के अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है। जो कंप्यूटराइज होती हैं उनमें तो बहुत सारे कॉलम्स बने होते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन भी उसमें दी जाती है। जो मैनुअल होते हैं उनमें कम से कम लेजर नंबर और वोचर नंबर का लाजमन जिक्र होता है, ठीक है। अब ये डेबिट साइड है किसकी, आसिफ बैंक कंपनी के लेजर, और वो डेबिट हो रहा है किस वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स वजह से, सेल्स की वजह से डेबिट हो रहा है। अमाउंट कितनी है आपके पास, 20,000। अब दोबारा देखें आसिफ एंड कंपनी कहाँ पर है, ये आसिफ एंड कंपनी, ठीक है। अब फिर दोबारा क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से। हमने क्या कर लिख देना है यहाँ पर, सेल्स कितने अमाउंट से, 6800 से हमने इसको यहाँ पर डेबिट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अभी आप इसको, ठीक है, अब आपने टोटल कर लेना है यहाँ पर, टोटल कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पर टोटल आएगा 26,008। अब आपने क्या करना है कि दोनों साइड आपने बराबर करने, तो इधर भी आपने लिखना है टोटल 26,800 और यहाँ पर लिख देना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो कि आपने आगे लेकर जाना है। कितना होगा, वो 26,800 का जो बैलेंस होगा वो आपने आगे लेकर जाना है, ठीक है। तो दोनों साइड्स आपकी बराबर भी हो जाएंगे और यहाँ पर बैलेंस भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारे पास एक और हमने काम किए थे, हमने कैश लेजर बनाना था। तो उस पे चूंकि उसमें भी 10-12 एंट्रियां थी जिस तरह यहाँ पर थी, तो मैंने यहाँ पर जस्ट एक एंट्री लिखी है जो कि लिंक कर रही थी आसिफ एंड कंपनी के साथ, ठीक है। अब आसिफ एंड कंपनी को उसने क्या किया है, कलेक्टेड कैश ऑफ ₹20,000 फ्रॉम आसिफ एंड कंपनी फॉर क्रेडिट सेल ड्यूरिंग फरवरी। यानी कि वो कह रहा है कि जो यहाँ पर हमने क्रेडिट सेल की थी 20,000 की, वो हमें कैश रिसीव हो गया है आसिफ एंड कंपनी की तरफ से। अब देखें यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि कैश क्या हुआ, हमारे पास आ रहा है, तो हमने क्या किया, कैश को डेबिट कर लिया। और आसिफ एंड कंपनी को चूंकि हमने पहले ही डेबिट किया था कि हमने उनसे पैसे लेने थे, तो अब हम पहले क्या थे, आसिफ एंड कंपनी डेबिट थी 20,000 से, अब आसिफ एंड कंपनी ने पैसे हमें दे दिए, हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, कैश को हमने किया डेबिट और आसिफ एंड कंपनी को हमने किया क्रेडिट, कितने से, 20,000 से। अब आप ये देखिए जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया था आपने 26,800 का। अब आसिफ एंड कंपनी का लेजर है, अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब आप किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, कैश की वजह से, ठीक है। अमाउंट कितनी है, 20,000, ठीक है। अब यानी कि 20,000 आपने आसिफ एंड कंपनी से रिसीव कर लिया, ठीक है। अब बैलेंस आपके पास बाकी क्या रह जाएगा, 6,800, और टोटल दोबारा कितना हो जाएगा, बैलेंस हो गया 26,008। देखें मैंने अभी आपको ऊपर भी जो ये वाली एंट्री करवाई थी, ये देखें ये इसलिए करवाई थी आपको समझाने के लिए भी कि जब आप कोई चीज सेल करेंगे और आप कैश पर सेल करेंगे तो आपके पास क्या चीज आ रही होगी, कैश आपके पास आ रहा होगा। और यहाँ पर हमने रूल क्या पढ़ा है कि व्हाट कम्स इन उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो चीज जा रही होगी उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास क्या चीज आ रही है, कैश हमारे पास आ रहा है। तो कितने से, 50,000 से हमारे पास यहाँ पर कैश आ रहा था, और हमारी सेल हो रही थी कितने से, 50,000 से हमारे पास क्रेडिट सेल हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया कि सेल तो उसने पहले कर दी, उसने सेल आसिफ को पहले कर दी, वो क्या, वो ये सेल उसने पहले आसिफ को कर दी और वो क्रेडिट यानी कि उधार पर सेल की, उसने उनसे पैसे नहीं, उसने कार उसको 20,000 की, ठीक है। अब उसने उसको कार दे दी कि ठीक है जी कार लेकर आप चले जाओ, लेकिन उसने उससे कैश नहीं लिया। इस वजह से उसने क्या किया, आसिफ एंड कंपनी को डेबिट किया और सेल्स को उसने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है आसिफ एंड कंपनी ने पैसे तो देने ही है ना, ठीक है। उस वक्त उसने पैसे नहीं दिए, उस वक्त पैसे नहीं थे, उस वक्त उसने पैसे उसको
नहीं, लेकिन उसने फर्दर तो पैसे देने हैं ना। उसने फिर क्या किया, उसने बाद में पैसे, फरवरी वाले जो पैसे थे उसने कब दिए, मार्च में। मार्च में उसने 20,000 रुपया उसको वापस कर, ठीक है। 20,000 रुपये उसने क्या किया, कलेक्टेड कैश, कैश उसको रिसीव हुआ है आसिफ एंड कंपनी से, जो उसने क्रेडिट सेल की थी 20,000। अब हमारे पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है 20,000 से, और किसकी वजह से आ रहा है, कौन दे रहा है, वो आसिफ एंड कंपनी दे रहा है। तो हमने क्या किया, कैश को डेबिट किया और आसिफ एंड कंपनी को हमने क्रेडिट कर, ठीक है। अब जाहिर बात है, जब ये वाली हमने ट्रांजैक्शंस हमने लेजर के अंदर रिकॉर्ड की, ऐसे ही हमने क्या किया है, लेजर के अंदर इसको भी हमने रिकॉर्ड करना है। अब पहले देखिए आसिफ एंड कंपनी डेबिट हो रहे थे, अब क्या हो रहा है, आसिफ एंड कंपनी क्रेडिट हो रहा है। तो लेजर के अंदर जब पहले डेबिट हो रहा था तो हमने डेबिट साइड पर जिस वजह से वो डेबिट हो रहा था वो वजह लिखी थी और अमाउंट लिख दी थी। अब आसिफ एंड कंपनी जिस वजह से क्रेडिट हो रहा है वो हमने यहाँ पर लिखना है, और किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, वो कैश की वजह से, यानी कि उसने कैश दे दिया है। तो हमने वही क्रेडिट वाली साइड पर कैश लिखना है, 20,000 लिखना है, और टोटल कितने हमारे पास, 26,800, और जो बाकी हमारे पास बचेगा वो हमारे पास बैलेंस शेयर बचेगा। देखें, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, और ये जस्ट आपको इस वजह से भी लिखा हुआ है कि ताकि आपको पता चले कि क्रेडिट सेल हो रही है, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि आगे जिक्र आएगा N10 230 इस तरह के मामला आएंगे, वो उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्रेडिट का इस तरीके से उन्होंने जिक्र किस लिए किया है, ठीक है। फिलहाल यही है कि उन्होंने क्रेडिट सेल की थी और इस वजह से ही उन्होंने ये 20 40 दिन लिखे हैं, और उनका प्रैक्टिकली जो उनसे है उस पर इम्पैक्ट, हाँ जी बिल्कुल, क्रेडिट पर दिया है ना, उधार पर दिया है। ओके भाई, देखें ये जो बाकी लेजर है ना, ये मिसाल के तौर पर एक इधर है, ये है शीट 1। अब ये लेजर हमारे पास है, अब देखें लेजर की दो साइड्स हमने की हुई हैं। अब देखें जितनी भी, ये मिसाल 10 एंट्रीज आ जाएंगी, 20 आ जाएंगी, अब जितनी भी एंट्रीज आती जाएंगी उनको आपने लेजर के अंदर पोस्ट करना ही करना है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले एक सर्कल समझाया था शुरू के अंदर ना, मैं तो फिर बता देता हूँ। जब भी आप बिजनेस के अंदर कोई भी काम करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्रांजैक्शन करनी है। अब आपने कोई काम क्या किया, मिसाल के तौर पर आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 5 लाख से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अब जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो आपने इसकी क्या करनी है, आपने इसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है। सबसे पहले एंट्री हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है, वोचर बनाना है। वोचर क्या होगा, वोचर की शेप यही होती है, यहाँ पर डेट होगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, फोलियो नंबर, फोलियो नंबर कभी यहाँ पर होता है कभी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये आपने इसको यहाँ पर जर्नल वोचर के ऊपर आपने इसको लिखना है। आपका जर्नल एंट्री पास हो गई, सबसे पहला काम आपने ये करना है। फिर इस एंट्री को आपने, जो ये वोचर बना होगा, आपने जर्नल जर्नल के अंदर इसको रिकॉर्ड करना है। जर्नल जर्नल का एक रजिस्टर होता है, इसमें तमाम आपके जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। अभी तो ये स्पेसिफिक है ना, सोल्ड सेल वाली, आगे फिर हमने कैश वाले की, इस तरह ये मुख्तलिफ होती है, सेल भी हो गई, कैश भी हो गई, बैंक्स की भी हो गई, क्रेडिट की भी हो गई, मुख्तलिफ होती है, परचेज की भी हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे एंट्रीज आती जाएंगी उन तमाम एंट्रीज को आपने जर्नल जर्नल के अंदर, रजिस्टर के अंदर आपने उसको लिखना है। अब जब रजिस्टर के अंदर आपने ये तमाम एंट्रीज लिख दी, ये समझिए ये एक रजिस्टर है जर्नल जर्नल का, और उसके अंदर आपने तमाम एंट्रीज को लिख, अब जैसे आप एंट्रीज को जैसे जैसे लिखते जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, जो अच्छी फर्म्स होती हैं, जो अगर मैनुअल कर रही हैं, जो कंप्यूटराइज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उनको तो कोई इशू नहीं, वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक जर्नल से लेजर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और लेजर से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर आपका बैलेंस चला जाएगा, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाएगा। मैनुअल के अंदर क्या होगा, या अगर कंप्यूटराइज भी है और लोगों ने सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनाया हुआ, तो भी आपने क्या करना है, आपने इस जर्नल जर्नल से एंट्री को रिकॉर्ड करना है, किसके अंदर, लेजर के अंदर। अब लेजर क्या है, लेजर बुक वो है जिसमें कि आपने हर किसी का अकाउंट अलग अलग बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर तो खिचड़ी बनी हुई है ना, यहाँ पर आसिफ भी है, फरीद भी है, आजम भी है, सेल्स भी है, परचेज भी है, कैश भी है, क्रेडिट भी है, सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा कि आसिफ से आपने कितने पैसे लेने हैं, और या आसिफ को आपने कितने पैसे देने हैं, या आपकी सेल्स कितनी हुई है, या फरीद का अकाउंट का खाता क्या है, आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा, जर्नल जर्नल से आपको पता नहीं चल रहा। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक लेजर अकाउंट खोला, अब आपने उस अकाउंट के अंदर लेजर का जो एक रजिस्टर है, उसके अंदर जब आपने देखना है, तो आपने इन तमाम का अकाउंट अलग अलग ओपन, आसिफ का अकाउंट अलग ओपन करना है, फरीद का अकाउंट अलग ओपन करना है, आजम का अकाउंट अलग ओपन करना है। उनके पेज नंबर अलग अलग होंगे, और उनके अंदर, इस लेजर के अंदर सिर्फ वही एंट्रीज आएंगी जो कि आसिफ से रिलेट कर रही होंगी, फरीद के लेजर के अंदर सिर्फ वही एंट्रीज आएंगी जो फरीद से रिलेट कर रही होंगी, आजम के लेजर के अंदर सिर्फ वही एंट्रीज आएंगी जो कि आजम से रिलेट कर रही। अब देखिए आसिफ एंड कंपनी है,
हमने देखा आसिफ एंड कंपनी ने ये ट्रांज़ैक्शन की और ये ट्रांज़ैक्शन, ये 2 ट्रांज़ैक्शंस की। हमने फ्रीज़ वाली एंट्री यहाँ पर नहीं लिखी, हमने आज़म वाली एंट्री यहाँ पर नहीं लिखी। इसकी वजह क्या है कि हमने आसिफ एंड कंपनी का लेजर खोला हुआ है। हमने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आसिफ एंड कंपनी का ही लेजर का जो अकाउंट है वो हमने यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर भले ये तो मैंने आपको 5-6 एंट्रीज़ करके दिखाई, अब यहाँ पर भले 100 एंट्रीज़ आ आसिफ से जितनी भी आपके पास ट्रांज़ैक्शन होंगी उनको आपने लेजर अकाउंट के अंदर वो डेबिट हो रहा होगा तो डेबिट साइड पर और जिस वजह से हो रहा होगा आपने वो वजह यहाँ पर लिख देनी है। क्रेडिट हो रहा हो तो क्रेडिट साइड पर और उसकी वजह आपने लिख देनी है और एट द एंड आपको पता चलेगा कि आसिफ का कितना बैलेंस है 6800। अब आसिफ एंड कंपनी से फ़ोन आ जाता है आपको कि हमने आपके कितने पैसे देने हैं। अगर तो ये आपका अप टू डेट होगा, तो आप फ़ौरन बता देंगे हाँ जी, आपने हमें हमारे 6800 रुपए आपने हमारे दे और अगर आपका ये अप टू डेट नहीं होगा और आप डेली बेसिस पर ये काम नहीं कर रहे होंगे, तो आपको पता भी नहीं होगा कि आसिफ एंड कंपनी से आपने कितने पैसे लेने हैं और कितने नहीं लेने। इस वजह से ये लेजर अकाउंट बनाया, ठीक है? और फिर इन्हीं का जो बैलेंस है वो आगे आपका ट्रायल बैलेंस में जाता है और फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर वो बैलेंस शिफ्ट होता है। वो अगर मौका मिला तो वो भी मैं आपको कभी करवाता।